मूवी की शुरुआत साल 1948 में होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी को देखते हुए सरकार एक प्रोग्राम शुरू करती है जिसमें 14 जेनेटिकली मॉडिफाइड लोगों को सैटर्न पर भेजा जाएगा ताकि वो लोग टाइटन पर एक नई सभ्यता की शुरुआत कर सके। उन 14 लोगों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए उनके ही पड़ोस में एक शानदार टेक्नोलॉजिकली एडवांस घर दिए जाते हैं। फॉर्मर पायलट रिक भी उन 14 वॉलंटियर्स में से एक होता है। वह अपने साथ उसकी बीवी एबिगेल, जो कि एक डॉक्टर होती है, और उसका एक बेटा लुकस को भी अपने साथ ले जाता है। इस प्रोग्राम के हेड, जिनका नाम कॉलिंगवुड होता है, वो उसको रिक से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है। रिक और उसकी पत्नी एबिगेल दोनों यह सब अपने बेटे लुकस के लिए कर रहे होते हैं ताकि उसका एक अच्छा भविष्य हो। पर रिक की पत्नी उसको ये बताती है कि वह चिंतित है कि कहीं लोग बीमार ना पड़ जाए। प्रोग्राम के हेड कॉलिंगवुड उसको बताते हैं कि यह संभव है, पर रिक को तुम्हारी वहाँ ज्यादा जरूरत होगी। सभी 14 वॉलंटियर्स के आने के बाद उनकी सबसे पहली मीटिंग होती है, जिसमें कॉलिंगवुड प्रोग्राम का प्रेजेंटेशन करते हुए बताते हैं कि कैसे हमने अपने खुद के ही ग्रह को नष्ट कर दिया है और अगला ग्रह बस टाइटन है, क्योंकि वहाँ हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र बचा हुआ ऐसा जगह है जहाँ पर रहने लायक वातावरण है। वह आगे बताते हैं कि हालांकि विशाल महासागर और झीलों में तरल मीथेन की बारिश होती है जिसमें वे तैर नहीं सकते, और वहाँ का वातावरण नाइट्रोजन से भरा है और ये इतना ठंडा है कि यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। और वो बताते हैं कि इसलिए सरकार ने यह प्रोग्राम चलाया है ताकि 14 जेनेटिकली मॉडिफाइड लोग वहाँ जा सके और वहाँ की प्राकृतिक विशेषताओं को अपना सके। मीटिंग के दौरान एक वॉलंटियर कुछ समझ नहीं पाता और वो पूछने लगता है कि यह भी तो हो सकता है कि इस ट्रीटमेंट की हमारी बॉडी एक्सेप्ट ना करे। इस बात पर कॉलिंगवुड जवाब देते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं और वह यह भी एक्सेप्ट करते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सभी लोग सर्वाइव कर लेंगे। वो वॉलंटियर्स और सवाल पूछने लगता है, पर रिक उसको चुप करा देता है और उसको बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। आगे वो बोलता है कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो दुनिया के अलग अलग कोने से हैं और उन्हें इसलिए चुना गया है कि वे सभी मुश्किल परिस्थितियों से बचने में सक्षम हैं। मीटिंग के बाद उन्हें कार कीज दिया जाता है ताकि उन्हें बेस का एक्सेस मिल सके और वो थोड़ा फन कर सके, और उनके पहले शॉट आउट के लिए उन्हें लैब में लाया जाता है जो कि उन्हें अगले कुछ सप्ताह तक लेना रहता है। फिर डॉक्टर फ्रेयर को दिखाया जाता है। वो उन सबको समझाती है कि हर एक शॉट किसके लिए है, पर रिक कुछ ज्यादा नहीं समझ पाता है। रिक की फैमिली अब एक न्यू रूटीन शुरू करती है और यह कुछ ज्यादा खास नहीं होता, वही ऑर्डिनरी रूटीन होता है। लुकस स्कूल जाता है और एबिगेल घर संभालती है और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो रिक से मिलने जाती है। टाइम के साथ सभी वॉलंटियर्स अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो साथ में बेस के बाहर हैंग आउट के लिए भी जाते। एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते उन्हें एक दूसरे के यहाँ पार्टी करना भी अलाउड था, पर कभी कभी पार्टी के दौरान ऐसी बातें भी हो जाती है जिससे सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे एक बार एक वॉलंटियर बोलता है कि उसे डर है कि शायद टाइटन पर 2 साल बिताने वाली बात पर अग्री करने के बाद भी शायद उन्हें वापस आने की अनुमति ना मिले। एक दिन उनके पार्टी में पीने की चीजें कुछ ज्यादा ही अमाउंट में होती है। फिर उन्हें यह बताया जाता है कि यह लास्ट टाइम है जब उन्हें ये पीने के लिए मिल रहा है, उसके बाद पीना अलाउ नहीं होगा। शाम को कुछ ज्यादा ही पीने के कारण एबिगेल को चक्कर आने लगता है। तभी रिक उसको देखता है और उसकी हेल्प करने का ट्राई करता है, पर वो खुद जोर जोर से खांसने लगता है और गिर जाता है। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। जब एबिगेल उसको चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म है और उसको बहुत ज्यादा तेज बुखार भी है। वह जल्दी से उसको बेडरूम में ले जाती है और कुछ मेडिसिन देती है, उसको बेड पर लेटा देती है। उस रात वो रिक के पास ही रहती है। कुछ दिन बाद हम कॉलीवुड को देखते हैं, जो अभी बहुत कुछ नजर आ रहा होता है क्योंकि उसको पता चलता है कि वॉलंटियर्स के डीएनए सैंपल प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब अब समय आ गया है एक बड़े टेस्ट का। ग्रुप को बताया जाता है कि अब उन्हें पानी के अंदर बिना ऑक्सीजन टैंक के कुछ समय बिताना होगा। आधे घंटे के बाद सब बाहर निकल जाते हैं, रिक और टेली को छोड़कर। वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन कितने देर तक पानी में रह सकता है, पर आखिरी में टेली 39 मिनट तक ही खुद को संभाल पाती है और वो बाहर निकल जाती है, पर निक वही पानी के अंदर रहता है। यहाँ तक कि वह पानी के अंदर काफी इजीली स्विमिंग कर रहा होता है। वो लोग याद देखकर हैरान हो जाते हैं कि रिक अब किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक डॉल्फिन की तरह स्विमिंग कर रहा होता है। फिर रिक घर जाके यह टैलेंट अपने बेटे लुकस को दिखाता है और कुछ दिनों के बाद सभी वॉलंटियर्स को उनके पहले सर्जरी से गुजरना पड़ता है। उन वॉलंटियर्स में से एक की पत्नी, जिसका नाम रियान होता है, वह एबिगेल से मिलती है ताकि उनके बच्चे साथ में थोड़ा खेल सके। एबिगेल से बात करते हुए वो बताती है कि वो काफी परेशान है और डरी हुई है और उसको लग रहा है कि उसका पति अब वो पति नहीं रहा जो उसे पहले जानती थी। वो अजीब बिहेवियर करने लगा है। एबिगेल उसको कंफर्ट करते हुए समझाती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे जो भी कर रहे हैं इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। कुछ समय बाद रिक वापस घर आता है, पर सर्जरी के बाद भी वह ठीक ठाक ही था। घर आकर वो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल समय बिताने लगता है। एबिगेल भी उसको वापस देखकर खुश होती है, पर वो भी रिक को लेकर चिंतित रहती है। उस रात जब एबिगेल उठती है तो पाती है कि रिक अपनी जगह से गायब है। जब वो उठकर बाहर जाती है और चेक करती है तो वो रिक को किचन में पाती है। वह अपने ऊपर बर्फ डाल रहा होता है। फिर रिक बताता है कि उसको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रहा है। फिर एबिगेल एक बास्केट में रिक के लिए ठंडा पानी तैयार करती है
फिर रिक अबिगेल को एक गेम के लिए चैलेंज करता है। दोनों अपने हाथ उस बकेट के अंदर डालते हैं, पर कुछ ही देर में वह अपना हाथ बाहर निकाल लेती है क्योंकि वो इतने टन पानी को सह नहीं पाती है। पर रिक के हाथ अभी भी उसके अंदर होते हैं और वो बताता है कि अब उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा। और दूसरी तरफ अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू चलते रहते हैं, जिसमें मास्क लगाकर लंबी दौड़ करना, लॉन्ग पीरियड्स तक स्विमिंग करना, और वो भी बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी में। कभी कभी कुछ वॉलंटियर्स काफी तक जाते हैं तो वो छुट्टी ले लेते हैं, पर टेरी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी होती है। वह मुश्किल से ठंडे पानी को सह पाती है, फिर भी क्योंकि वो जिद्दी होती है फिर भी वो पानी में ही रहती है। यह सब देखकर उसकी मदद करने का सोचता है। उसको पानी के अंदर वो मेडिटेट करना सिखाता है। एक दोपहर टेस्ट के बाद जब सब नहा रहे होते हैं तो रिक एक चीज नोटिस करता है कि उसके बाल जल रहे होते हैं। टेली भी यह बताती है कि उसके साथ भी ऐसा सेम चीज हो रहा है। जब सभी नहा रहे होते हैं तो तभी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो सब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनमें से ही एक वॉलंटियर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को लैब में लेके जाया जाता है। उस दिन बाकी वॉलंटियर्स जो भी हुआ उसको लेकर डिस्कस करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्हें अब अपनी जान की चिंता हो रही है, पर बाकी उन्हें यह याद दिलाते हैं कि सभी को ये पता था कि यह जानलेवा काम है। और कुछ वॉलंटियर्स यह भी बोलते हैं कि अब हमें शराब नहीं पीना चाहिए। इसी बीच रिहान बाहर अपने पति जेन के साथ बैठी हुई होती है और अबिगेल टेली के पति के साथ किचन में होती है। वह अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है, जैसे कि वो और टेली कैसे मिले। और तभी टेली अंदर आती है और वो बताती है कि एंड्रू फैमिली शुरू करने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है। और यह सुनकर एंड्रू बाहर चला जाता है। डिनर के बाद अबिगेल एक चीज नोटिस करती है कि जितने भी वॉलंटियर्स है उनकी नस काली होती जा रही है। सभी बैठे हुए होते हैं कि तभी वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जो कि गार्डन से आ रही होती है। वो देखते हैं कि जेन अपनी पत्नी पे अटैक कर रहा होता है, पर सभी वॉलंटियर्स उसे रिहान से दूर कर देते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं। वो एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा वॉयलेंट हो गया होता है। कुछ देर बाद वो शांत हो जाता है और अबिगेल रिहान को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह प्रिया आती है और सभी वॉलंटियर्स को, ताकि वो फिर से बेकाबू ना हो जाए। पर अबिगेल एक चीज नोटिस करती है कि जो दवा उन्हें दिया जा रहा है वो काफी ज्यादा हाई होता है। वो कॉलिंगवुड से बात करने का सोचती है, पर कॉलिंगवुड वहाँ नहीं होता है। शाम को रिक खून की उल्टियां करने लगता है। अबिगेल उसको बताता है कि वो आराम से कर ले, वो यह सब साफ कर लेगी। पर अबिगेल उसका ब्लड सैंपल चुपके से ले लेती है। उसके बाद जब वो घर के सभी दरवाजे से कर रही होती है तब उसको पता चलता है कि उन लोगों के रूम में कैमरास लगे हुए हैं, ताकि बाहर जो लोग प्रोग्राम चला रहे हैं वो सब उनके सभी मूवमेंट्स को देख सके। अगले दिन जब निक पूल में होता है तो वह एक चीज नोटिस करता है कि उसका स्किन भी उतर रहा है, पर वो इस चीज को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता। रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो अबिगेल भी याद देखता है कि रिक का स्किन उतर रहा है। अबिगेल अगले दिन जब रिक के ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखती है तो वो यह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि रिक का खून अब बहुत ही ज्यादा काला होते जा रहा होता है। कुछ दिन बाद सभी वॉलंटियर्स को एक और सर्जरी से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनकी आंखों को बिल्लियों जैसी पावर्स मिलती है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके। सर्जरी सक्सेसफुल रहता है, पर अब रिक को कुछ दिनों के लिए अपनी आंखों पर बैंडेज लगाना पड़ता है। पर उसकी फैमिली उसको छोटी मोटी कामों में हेल्प करने लगती है। पर कुछ ही दिनों के बाद एक रात को अचानक से रिक की आंखों से खून निकलने लगता है और वो जल्द से चिल्लाने लगता है। उसे जल्दी से ही लैब में लेके जाया जाता है और अबिगेल गुस्से में कॉलिंगवुड के पास जाती है और पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है, और वह उन कैमरास के बारे में भी पूछती है। कॉलिंगवुड बताता है कि वो नहीं चाहता था, पर उनको पेंटागन से यह ऑर्डर मिला था। आगे वो बताता है कि वॉलंटियर्स को अंधा करना प्रोग्राम का ही एक हिस्सा था, और वो ये भी बताता है कि रिक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर अबिगेल को अभी भी ये लग रहा होता है कि कॉलिंगवुड उससे कुछ छुपा रहा है। उससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, कॉलिंगवुड वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर जाती है और रिक के लिए कुछ कपड़े पैक करने लगती है, पर तभी उसको सायरन की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाती है तो पाती है कि जेन के घर को आर्मी वालों ने पूरा घेर लिया है, पर आर्मी वाले उसे पास नहीं आने देते। तभी वो एक खौफनाक नजारा देखती है। वह देखती है कि म्यूटेटेड जेन रिहान को खिड़की से बाहर फेंक देता है, और तभी सोल्जर उसके घर अंदर आते हैं और जेन को भी मार देते हैं। बाद में जब अबिगेल निक के पास बेस में होती है, वह सुनती है कि और भी सोल्जर आ रहे हैं। तभी उसको एक आइडिया आता है। जब कॉलिंगवुड आर्मी वालों के साथ बात कर रहा होता है, अबिगेल चुपके से रिक का कार्ड की लेकर सिक्योरिटी को अवॉइड करते हुए कॉलिंगवुड के ऑफिस में जाती है। वहाँ उसको कुछ फाइल्स मिलती है जो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि वॉलंटियर्स के डीएनए को एनिमल्स के डीएनए के साथ यूज किया जा रहा है, ताकि वे लोग एक नए जीव में इवॉल्व हो सके, जिसका नाम रखा गया था होमो टाइटेनियस। इसी बीच कॉलिंगवुड मीटिंग में होता है। वो कॉलिंगवुड को बताते हैं कि नासा अब इस प्रोग्राम को बंद करना चाहती है। वो बताते हैं कि अब वॉलंटियर्स आपे से बाहर होते जा रहे हैं और अब ये क्रिमिनल एरिया बनता जा रहा है। और वो कॉलिंगवुड को बताती है कि ये सेम चीज हो रही है जो नाजी ने किया था। पर कॉलिंगवुड पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं कि जब तक वो डिफेंस मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं सुन लेते वो ये बंद नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद फ्रेया भी कॉलिंगवुड को
समझाने की कोशिश करती है कि हमें यह प्रोग्राम बंद कर देना चाहिए, पर कॉलिंग वुड का भी नहीं सुनता और उसे भी खारिज कर देता है। रिक को घर भेज दिया जाता है और साथ में कॉलिंग वुड भी आता है, यह बताने के लिए कि वो लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। वो बताता है कि उनसे कुछ मिसकंसेप्शन हो गया था और जिसकी वजह से जेन का दिमाग ओवरलोड हो गया था और अब वो एक न्यू सर्जरी के जरिए यह कमियां दूर कर सकते हैं और यह सब सही हो जाएगा। और कॉलिंग वुड जानवरों का खून मिलाने वाली बात भी मान लेता है। वो बताता है कि रिक के लिए एबिगेल के इमोशंस को वो समझ सकता है। यह भी बताता है कि हम सबको पता था इसमें रिस्क है और अब रिक को इस नई सर्जरी से गुजरना ही पड़ेगा। यह सब सुनकर एबिगेल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कुछ दिनों के लिए वह इन सभी चीजों से दूर रहती है। एक दिन रिक अपनी बैंडेजेस खोलता है और यह देखता है कि अब उसकी आंखें पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। फिर वो अपने बालों को शेव करता है ताकि वो हेयर फॉल को अवॉइड कर सके। उसको एक और बात पता चलता है कि अब वो अंधेरे में भी अच्छे तरीके से देख सकता है। सर्जरी कंटिन्यू की जाती है और इस प्रोसेस में रिक और टेली ही आखिरी वॉलंटियर बच जाते हैं। बाकी जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं वो सब मारे जाते हैं। टेली और रिक ही आखिरी सर्वाइवर होते हैं। अगले दिन एंड्रू, एबिगेल, लूकस, रिक और टेली को मिलने जाते हैं, पर वो लोग यहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं कि अब दोनों एक तरीके से म्यूटेटेड क्रिएचर बन चुके हैं। अब वो सिर्फ अपने टेंटिकल की मदद से बात करते हैं। रिक अभी भी एबिगेल को पहचान लेता है और वो अपना हाथ गिलास में रखता है। यह सब देखकर एबिगेल रोने लगती है और जब कॉलिंग वुड एबिगेल को उसकी वेडिंग रिंग दिखाती है तो और भी ज्यादा रोने लगती है। और कुछ दिनों के बाद उन्हें टाइटन ग्राफ पे भेजना था, पर इसी बीच वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता था। अब रिक को कपड़े पहनने में भी दिक्कत हो रही होती है। यह सब देखकर एबिगेल उसकी मदद करने की सोचती है, पर गलती से रिक एबिगेल को हिट कर देता है, जिससे एबिगेल रिक से डरने लगती है। ज्यादातर समय अब रिक पूल में ही बिताता था क्योंकि उसका बॉडी उसको पानी में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाता था। एक रात लूकस को सुलाने के बाद एबिगेल देखती है कि टेली गार्डन की ओर जा रही है और वो देखती है कि उसका हाथ खून से सना हुआ है, तो वो एकदम ही नॉर्मल रिएक्ट करता है। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं कुछ अजीब टेंटिकल की मदद से जो उनकी उंगलियों से बाहर आ रहे होते हैं। तभी आर्मी वाले आते हैं और वो पाते हैं कि एंड्रू मरा पड़ा हुआ है उसके शावर में। वो एबिगेल के घर की ओर जाते हैं, जिससे एबिगेल लूकस के साथ ऊपर वाले कमरे में छुपने के लिए भाग जाती है। वो टेली को शूट करके नॉकआउट कर देते हैं, पर उसके बाद जब वो उसके पास जाते हैं तो वो उन सब पर हमला कर देती है, पर रिस्पॉन्ड में आर्मी वाले ओपन फायर करके उसको मार देते हैं। फिर जब वे रिक के पास जाते हैं तो वो उन पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इजिली उन सभी को नॉकआउट कर देता है। रिक एक सोल्जर को पूल में डुबा के मारने ही वाला होता है कि तभी एबिगेल बाहर आती है और उसको रोक लेती है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है और रिक को रियलाइज होता है कि उसने ये सब क्या कर दिया और वो वहाँ से भाग जाता है। कर्नल सोलोनो जो उस टीम को लीड कर रहा होता है वो अपनी कुछ टीम के मेंबर्स को उसके पीछे भेज देता है। कॉलिंग वुड उन्हें बताता है कि वे लोग रिक को हर्ट न करे क्योंकि वही प्रोग्राम का आखिरी वॉलंटियर है। एबिगेल और लूकस सेफ्टी रीजन की वजह से बेस में लाया जाता है, पर एबिगेल को ये पता रहता है कि रिक कहाँ जा सकता है, तो वो चुपके से बाहर जाती है और वो मेक श्योर करती है कि उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। एबिगेल उसी रोड साइड स्पॉट की यहाँ जाती है और रिक को वहाँ पाती है। एबिगेल अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ये प्रूव करती है कि वह अब रिक से नहीं डरती। रिक का एक टेंटिकल उसको कमर में पकड़ लेता है और दोनों किस करते हैं। उसी समय आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और वो लोग दोनों को नॉकआउट कर देते हैं। जब एबिगेल अपनी आंखें खोलती है तो वह बेस में होती है और कॉलिंग वुड उसके पास साइड में खड़ा होता है। वो उसको बताता है कि उसके अच्छे के लिए ही उसे हर्ट किया गया। कॉलिंग वुड बताता है कि पेंटागन अब जल्दी ही इस प्रोग्राम को शट डाउन करने वाला है, तो उन्हें रिक को जल्दी ही टाइटन पे भेजना होगा और अगर रिक ज्यादा दिनों तक अर्थ पे रहा तो वह भी टेली की तरह पागल हो जाएगी। पर वो लोग रिक को वहाँ जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो वो खुद को ही हर्ट कर देता। सो वो चाहते हैं कि एबिगेल रिक को समझाए और कन्विंस करे। उसके बाद एबिगेल को रिक के पास लेके जाया जाता है। वे लोग रिक को ग्लास से बने हुए एक केज में बंद किए हुए होते हैं। कॉलिंग वुड एबिगेल को बताता है कि वह जाके रिक को यह मेडिसिन दे जिससे वह सब कुछ भूल जाए, पर एबिगेल को यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कॉलिंग वुड उसको समझाने का ट्राई करता है पर एबिगेल नहीं मानती। एक सोल्जर उसको इंजेक्शन देता है पर एबिगेल उसको गिरा देती है ताकि वह सोल्जर उसको उठाए। फिर वो केज में घुसती है और रिक को आंखों से समझाकर इंजेक्शन दे देती है जो उसको नॉकआउट कर देता है। एबिगेल प्रिया को उसके साथ आने को बोलती है। सोल्जर रिक की ओर बढ़ता है पर रिक बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। वह उस सोल्जर को मार देता है। तब तक कॉलिंग वुड को रियलाइज हो जाता है कि एबिगेल ने निक को दूसरा इंजेक्शन दिया है। वो सोल्जर ओपन फायर करते हैं पर रिक भाग जाता है और एक अंधेरे कमरे में चला जाता है और एबिगेल लूकस को लेने भाग जाती है और प्रिया उन दोनों को एग्जिट की ओर गाइड करती है जहां उन्हें रिक मिलता है। दोनों रिक को हक करते हैं और यह दिखाते हैं कि वो दोनों अब रिक से नहीं डरते। प्रिया कुछ मेडिसिन देखने लगती है कि तभी आर्मी वाले वहां आ जाते हैं। कॉलिंग वुड बोलता है कि हट जाओ नहीं तो सभी को मार दिया जाएगा, पर एबिगेल नहीं मानती और वो हटती नहीं है। कॉलिंग वुड सोल्जर्स को शूट करने का ऑर्डर देता है पर कर्नल अपने सोल्जर्स को रोक लेता है और बताता है कि वो एक महिला और उसके मासूम बच्चे को नहीं मार सकते। फिर वो कॉलिंग वुड की ओर एम करता है और कर्नल के सभी सोल्जर भी उसको देखकर उसकी ओर एम करते हैं। कॉलिंग वुड को अरेस्ट कर लिया जाता है। एबिगेल रिक के पास जाती है और उसको हक करती है
है और अपने बिताए हुए पल को याद करने लगती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि अबिगेल और प्रिया कुछ रिसर्च परफॉर्म कर रही होती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो दोनों टाइटन पार्ट 2 के प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही होती है। इसी बीच हम रिक को देखते हैं जो टाइटन ग्रापर होता है। हम यहाँ भी देखते हैं कि अब वो उड़ भी सकता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।